नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो ये सारी चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। लेकिन अपने नोट्स में नोट करने से पहले ये सारे जो लाइन दिखाई दे रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप उस चीज़ों को समझिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो चीज़ें हम आपको समझाना चाहेंगे, बताना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ों को समझ पाइएगा ताकि मेरा मेहनत सार्थक साबित हो सके। झारखंड के भूगर्भिक का मतलब होता है कि भूमि के अंदर। इसका भूमि के अंदर मतलब कि झारखंड के भूमि के अंदर कौन कौन ऐसी चीज़ें पाई जाती है, भूमि के अंदर कैसी संरचना है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के भूमि के अंदर धात्विक पदार्थ भी पाए जाते हैं या धात्विक पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ईंधन पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ पाए जाते हैं वो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा भूगर्भिक संरचना। तो चलिए, उम्मीद है चीज़ें को समझ पाए होंगे कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना इसका नाम क्यों दिया गया। ठीक है, चलिए पहला लाइन देखिए। झारखंड क्षेत्र यति प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ अनेक भूगर्भीय हलचल एवं परिवर्तन दिखाई देता रहा। पहले यहाँ तक समझिए। झारखंड क्षेत्र यति प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। देखिए, थोड़ा सा आपको डीप में लेके हम चलते हैं। पहले ना तो भारत था ना तो आपका बांग्लादेश था, मतलब उस टाइम कोई देश नहीं था, सिर्फ यहाँ एक भूखंड था जिसका नाम था, ये पूरा का पूरा ये मानिए विश्व है। इसका नाम था पेंजिया। इसका नाम था पेंजिया और पेंजिया के चारों तरफ जो थे पानी था जिसका नाम था पेथालासा। ये जो पेंजिया है कुछ दिनों के बाद प्लेटों के टकराव के कारण लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। जो उत्तर का भाग बना इसका नाम है लोरेशिया और जो दक्षिण का पार्ट बना इसका नाम रखा गया गोंडवाना। इसका नाम है गोंडवाना। जो दक्षिण के साइड आया इससे हम लोग कहते हैं गोंडवाना, और इसका जो नाम है जो उत्तरी साइड गया इसका नाम गया लोरेशिया। क्या है? लोरेशिया। ठीक है, अब इस गोंडवाना के भाग में मेरा इंडिया स्थित है, मेरा भारत स्थित है, और इसी भारत के अंतर्गत ये आपका झारखंड स्थित है। तो ये गोंडवाना जो टूटा था वो पेंजिया के टूटने के बाद बना था। पेंजिया के टूटने के बाद बना था। देखिए, ये गोंडवाना का भाग है। ठीक है, जो दक्षिण साइड आया आपका, इसी में भारत आया और भारत के अंतर्गत ही झारखंड आया। और ये कह रहा है कि झारखंड जो है गोंडवाना का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, लोरेशिया और आपका गोंडवाना, ये देखिए ये गोंडवाना है। गोंडवाना के बीच जो खाली स्पेस हो गया, बच गया, इसमें पूरा का पूरा पानी भर गया और ये इसका नाम दिया गया, पानी से भरा हुआ स्थल बन गया। तो इसका नाम जो दिया गया वो दिया गया तेथिस सागर। क्या दिया गया? तेथिस सागर। देखिए, प्लेटें के टकराव के कारण जो है कहीं कहीं भूमि ऊंची हो जाती है। जैसा कि झारखंड में अगर देखा जाए तो पाट क्षेत्र, लोहरदगा देखिए, पलामू का दक्षिणी भाग देखिए, ये अंदर की प्लेटें के टकराव के कारण, हलचल के कारण ही तो वहाँ की भूमि ऊंची हो गई है। हम आपको चीज़ें ये भी समझाते हैं। तो यही बोल रहा है कि झारखंड क्षेत्र अति प्राचीन संरचना ही तो है। ये प्राचीन, आज का तो बात नहीं, ये प्राचीन है।
प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड, देखिए ये गोंडवाना के अंतर्गत ना आपका झारखंड आया। गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। ठीक, यहाँ अनेक भूगर्भिक हलचल एवं परिवर्तन दिखाई देता रहा है। यहाँ अनेक हलचल दिखाई देता है, कहने का मतलब ये है कि लाखों और करोड़ों वर्षों के बाद जो अंदर की प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरों से टकराती है। जो हल्की प्लेट होती है वह ऊपर उठ जाती है और जो भारी प्लेट होती है वो जमीन के और अंदर चली जाती है। मानिए ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है, ये आपका हल्की प्लेट है। हल्की प्लेट जो है वो भूमि से और ऊपर चल जाती है टकराव के कारण, ये आपस में टकरा जाती है। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं ना, लेकिन जब टकराव होता है तो बड़ा भयंकर वहाँ टकराव होता है और टकराव होने के कारण हल्की प्लेटें ऊपर चली जाती है और जो भारी प्लेटें होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, अब ये जब ये यहाँ जो हल्की प्लेटें थी ऊपर चली गई तो यहाँ एक बड़ा ऊंचा स्थल का निर्माण हो गया, ऊंचा जगह का निर्माण हो गया। अगर झारखंड में देखा जाए तो पाट क्षेत्र जो बना है यही प्लेटें के टकराने के कारण ही पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ की भूमि ऊंची हो गई है क्योंकि वो हल्की प्लेट होगी और ये भारी प्लेट से टकराने के कारण हल्की प्लेटें ऊपर उठ जाती है और यहाँ एक अलग क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और वह क्षेत्र स्वाभाविक सी बात है ऊंची होगी और यही परिणाम है कि पाट क्षेत्र आज भी ऊंचा है। अगर पूरा झारखंड में देखा जाए, पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वह पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र के अंतर्गत आपका लोहरदगा से लेकर के पलामू का दक्षिणी किनारा तक आता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यहाँ अनेक भूगर्भिक हलचल मतलब प्लेटों का टकराव एवं परिवर्तन दिखाई देता रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्यन युग की प्राचीन सेल, झारखंड में जो अधिकतर जो यहाँ का निर्माण है, यहाँ अधिकतर आर्यन युग की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, चट्टानों से हुआ है। झारखंड के 90 भाग पर इन्हीं चट्टानों का विस्तार है। अगर झारखंड में 90% अगर चट्टानों का विस्तार देखा जाए तो आर्यन युग के चट्टानों का विस्तार है और 10% में गोंडवाना युग की परतदार कोयला प्रधान चट्टान आ जाती है। विंध्यन की बलुआ पत्थर आती है, चूना पत्थर आता है, राजमहल ट्रैप आता है और आपका लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी आती है। 10% में ही ये सारी आती है और 90% जो पाई जाती है झारखंड में वो आर्यन युग की चट्टानें पाई जाती है। अब देखते हैं आर्यन कर्म की चट्टान किसे कहते हैं। इसे पृथक चट्टान कहा जाता है क्योंकि ये चट्टान जो है वो आर्यन काल से ही है, इसलिए इसे हम लोग पृथक चट्टान कहते हैं। यह चट्टान आर्यन काल से ही पाया जाता है। आपको बताएं कि ये आज का चट्टान नहीं है, ये आर्यन काल की ही चट्टान है, इसलिए इसे हम लोग पृथक चट्टान कहते हैं। आर्यन कर्म की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस अवस्था के क्रम में हुआ। आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी था पहले आग का गोला हुआ करता था, लेकिन जब ये आग का गोला जब जैसे जैसे ठंडी हुई तो चट्टानों का निर्माण हुआ और उसी के समय आर्यन कर्म की चट्टानों का भी निर्माण हुआ। तो यही चीज़ें हम आपको लिखवाए हैं कि आर्यन कर्म की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की तरल अवस्था से, पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करता था, जब पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में रूपांतरित हुआ, परिवर्तन हुआ, तभी आर्यन कर्म की चट्टानों का ही निर्माण हो गया था। यह चट्टान रूपांतरित हो गई और इस समय ग्रेनाइट एवं नीस इनके प्रमुख चट्टान हैं। ठीक है, ये बदल गई और आज के रूप में देखा जाए तो इसके प्रमुख जो चट्टान हैं वो ग्रेनाइट एवं नीस हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टान सिंहभूम में पाया जाता है। देखिए सिंहभूम में कौन ऐसी चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती है। इसमें लौह अंश प्रमुख होने के कारण इन्हें लौह युग भी कहा जाता है।
इसमें जो है लोहा का अंश अधिक पाया जाता है। कहाँ? किसमें? धारवाड़ कर्म की चट्टानों में लोहा की अंश अधिक पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिंहभूम में अगर धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जा रही है और धारवाड़ कर्म की चट्टानों में लोहा का अंश अधिक मिलता है, मतलब कि सिंहभूम में भी कहीं ना कहीं लोहा अधिक पाया जाता होगा। सही बात, वहाँ खनिज बहुत पाया जाता है। जिसमें आपको खनिज बताएंगे उस समय सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ से पता चलता है कि वहाँ लोहा तो पाया जाता ही होगा। ठीक है, धारवाड़ कर्म का जो पहला विस्तार था वो सिंहभूम में है और दूसरा विस्तार जो है गया हजारीबाग से मुंगेर है। ठीक है, गया हजारीबाग और से मुंगेर है और इसके दक्षिणी भाग में देखा जाए, ये सारे क्षेत्र के दक्षिणी भाग में लोहा, मैग्नीज, तांबा, काइनाइट, क्रोमाइट जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं और उत्तरी भाग में अब्रक, चीनी मिट्टी, कैल्साइट, चूना पत्थर जैसे अधात्विक खनिज मिलता है। देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज हम आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। ये पूरा मानिए, ये जो शेप है ये आपका झारखंड है। झारखंड के ऊपरी हिस्सा में अधात्विक खनिज पाया जाता है। क्या है? अधात्विक खनिज पाया जाता है। झारखंड के बीच हिस्सा में आपका ईंधन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोयला वगैरह पाया जाता है। ठीक है, जैसे दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा कोयला ही पाया जाता है और नीचे वाला भाग में धात्विक खनिज पाया जाता है। आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपको यहाँ नहीं दिखता है तो जो ब्लैक कलर से हम यहाँ दर्शाने की कोशिश किए, ये सारे के सारे एरिया में धात्विक खनिज मिलते हैं। जितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं वहाँ सारे के सारे जिलों में धात्विक खनिज मिलते हैं। ऊपर जितने जिले आते हैं यहाँ धात्विक खनिज मिलते हैं। बीच में जितने भी आते हैं जो व्हाइट दिख रहा है यहाँ सारे के सारे में ईंधन पाए जाते हैं। ठीक है, अब गोंडवाना युगीन चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग कोयला युग भी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम कोयला का निर्माण बहुत ही मात्रा में हुआ। गोंडवाना युगीन चट्टान की प्रधानता दामोदर घाटी एवं औरंगा घाटी में है। देखिए, गोंडवाना युगीन चट्टान जो पाया जाता है वो दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। यह काल में कोयला आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोयला आर्थिक स्थिति से में ये मजबूती प्रदान किया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सोन नदी, दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए तथा वे कोयले के रूप में परावर्तित हो गए। इसलिए दामोदर घाटी क्षेत्रों में कोयला का विस्तार मिलता है। देखिए, जब प्लेटें आपस में टकराती है तो भूमि में हलचल हो जाती है और हलचल होने के कारण जब प्लेटें टकराती है तो कहीं की कहीं भूमि धंस जाती है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है और उस जमीन के ऊपर में उपस्थित पेड़ पौधे उसी खाई में गिर जाते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वे कोयले के रूप में परावर्तित हो जाते हैं। इसी का कारण है कि आज दामोदर घाटी के किनारे कोयला ही कोयला मिलता है। इसका प्रमाण ये है कि जब प्लेटें खिसकी हुई थी, टकराई हुई थी, तो बहुत ऐसे भ्रंश में बहुत ऐसे पेड़ पौधे वहां जाकर के गिरे होंगे, तो आज वही पेड़ पौधे आज कोयला के रूप में निकल रहे हैं। इसलिए दामोदर घाटी क्षेत्रों में कोयला का विस्तार मिलता है। क्यों मिलता है? यहाँ दो नोट लिखवाए हैं। एक नोट में है झारखंड में लावा का उद्गार हुआ जिसे राजमहल ट्रैप कहा जाता है। देखिए, लावा का उद्गार होता कैसे? हम आपको पहले बताएं कि जब प्लेटें आपस में टकराती है तो हल्की प्लेटें ऊपर की ओर चली जाती है और जो भारी प्लेटें हैं वो भूमि के अंदर की ओर चली जाती है। ठीक है, ये आपको मानिए ये है भूमि, जिस पे आप रह रहे हैं ये भूमि है। आपस जमीन के अंदर ही प्लेटें टकराती है और ये क्रिया जो होता है लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये क्रिया होता है। ये क्रिया जो होता है लाखों करोड़ों वर्षों के बाद होता है। ये आपस में टकराती है, हल्की प्लेटें भूमि के बाहर चली जाती है जो कि उच्च स्थल का निर्माण करती है। जैसा कि झारखंड में देखा जाए तो पाट क्षेत्र का निर्माण ऐसे ही हुआ है। और जो ये नीचे चली जाती है ये प्लेटें में पत्थर भी उपस्थित होते हैं, खनिज भी उपस्थित होती हैं और कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें अभिक्रिया करके मैग्मा का निर्माण करती है। क्या करती है? मैग्मा का निर्माण करती है। ये मैग्मा कुछ दिनों के बाद प्रेशर से
अब भूमि के बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। ये जो इससे निकला हुआ जो पदार्थ होता है भूमि के अंदर बाहर चली जाती है और ये इधर उधर बिखर जाती है और बिखरा हुआ चीज को ही हम लोग कहते हैं लावा। क्या कहेंगे? लावा। तो लावा का उद्गार हमारे झारखंड के साहेबगंज दुमका में हुआ है। यही चीज लिखा है कि झारखंड में लावा का उद्गार हुआ जिसे राजमहल ट्रैप कहा जाता है। उस एरिया को राजमहल का ट्रैप कहा जाता है। ये सारी जो चीज़ें बाहर आकर के निकलती है तो ये ट्रैप का ही निर्माण करती है। यहाँ एक अलग परत का निर्माण करती है और इस परत का झारखंड में अगर देखा जाए तो राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दूसरा, झारखंड में कुडप्पा की चट्टानें ना होने का कारण। देखिए, झारखंड में कुडप्पा चट्टान नहीं है। इसका कारण यही है कि झारखंड जो स्थित है वो समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। ये समुद्र है और झारखंड काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। इसी के कारण यहाँ कुडप्पा चट्टानें नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ कुडप्पा चट्टानें नहीं पाई जाती है। ये लिखा है दुमका, गोड्डा, साहेबगंज जो है राजमहल ट्रैप के अंतर्गत आते हैं। हम आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश किए थे। ये दामोदर घाटी बेसिन है। ये पूरा का पूरा अगर आप लोग एरिया देखिएगा तो ये दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ का पूरा कोयला ही पाया जाता है। आपके कोयला पाया जाता है। ये पदार्थ ये इधर साइड आपका धात्विक खनिज पाया जाता है, नीचे अधात्विक खनिज पाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो पाई जाती है, इधर ईंधन पाई जाती है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब लोगों के मन में बड़ा ही कन्फ्यूजन बना रहता है कि झारखंड का ही क्षेत्र, एक पाट क्षेत्र जिसकी ऊंचाई अधिक है, वहीं हजारीबाग पठार, रांची पठार की ऊंचाई कम क्यों है? दोनों तो झारखंड के ही क्षेत्र हैं और क्या अगर पाट क्षेत्र उतना ऊंचा हुआ तो एक ही बार भूगर्भिक में हलचल होने के कारण इतना पाट क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ गई? तो ऐसा अगर कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आई हो या तो आप कहीं पढ़े नहीं हो तो चीज़ें आप यहाँ समझिएगा। मानिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना में दो प्लेटों का जब टकराव होता है, एक मानिए ये हल्की प्लेट है और ये आपका भारी प्लेट है। जब ये दोनों प्लेटों का आपस में टकराव होता है तो हल्की प्लेटें पृथ्वी के बाहर चली जाती है और ये बाहर चली जाती है और ये पृथ्वी पे एक प्रेशर डालती है और वहीं जा कर के प्रेशर डालेगी जहां पृथ्वी की सतह कमज़ोर हो। तो ये पृथ्वी पे प्रेशर डालती है और ये इतना प्रेशर के साथ जाती है, यहाँ प्रेशर मारती है तो ये पृथ्वी का जो स्तर होता है वो काफ़ी ऊंचा चला जाता है, ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण इस पृथ्वी की यहाँ जो होती है वो ऊंचाई अधिक हो जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। सामान्य ऊंचाई की तुलना में यहाँ ऊंचाई बढ़ जाती है क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं, ये भयंकर घटना होता है। ये काफ़ी प्रेशर के जाता है और सीधा ये पृथ्वी पे अटैक करता है। तो ये पृथ्वी की जो सतह होती है वो ऊंची उठ जाती है और ये भारी प्लेट नीचे चली जाती है। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है लेकिन एक प्लेट पृथ्वी के बाहर चली जाती है और एक प्लेट पृथ्वी के अंदर चली जाती है। हल्की प्लेट पृथ्वी के बाहर चली जाती है और भारी प्लेट पृथ्वी के अंदर चली जाती है। इसी के कारण पृथ्वी के जो सतह की ऊंचाई है वह बढ़ जाती है। और आज यही एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि पाट क्षेत्र है हमारा, जो झारखंड है वो पाट क्षेत्र का जो जगह है वहाँ प्लेटों के टकराव के कारण ही वह क्षेत्र आज ऊंचा है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि कितना बार ऐसा हुआ, ऐसी भूगर्भिक संरचना में चहल पहल हुआ, ऐसी घटनाएं घटी, कितनी बार घटी तब पाट क्षेत्र की ऊंचाई उतनी हुई? तो 3 बार। ठीक है, 3 बार उत्थान हुआ। हजारीबाग रांची पठार में 2 बार उत्थान हुआ, इसलिए इसका ऊंचाई 600 मीटर है और पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक है, 900 मीटर है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। ये प्लेटें टकराव के कारण अगर आप डिटेल पढ़िएगा तो इसी के कारण आपका लावा उत्पन्न होता है, लावा आता है। आप इसी के कारण आपके
मैग्मा उत्पन्न होता है। इसी के कारण अगर आप देखिएगा तो लावा, मैग्मा और आपका भूकंप आता है। चलिए आइए देखिए, छोटा नागपुर उत्थान के कारण यहाँ की नदियाँ पुनः जीवित हो गई। छोटा नागपुर उत्थान के कारण देखिए सामान्य सी बात है, पहले यहाँ की जमीन जो हुआ करती थी वो सामान्य हुआ करती थी, लेकिन अब इसका उत्थान जब हुआ, छोटा नागपुर का उत्थान हुआ तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाने के कारण जो नदी अस्थिर हुआ करती थी, लेकिन अब इसको एक डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि हायर से लोअर की ओर अब ये नदी बहने का इसको मौका मिल गया, तो अब ये नदी हायर से लोअर की ओर बहेगी। इसलिए अब ये तो पुनः जीवित हो गई। पहले ये अस्थिर हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये चलना स्टार्ट कर दी, इसकी जल धारा प्रवाह होने लगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब छोटा नागपुर का उत्थान हुआ तो यहाँ की नदियाँ पुनः जीवित हो गई। झारखंड में 3 बार उत्थान हुआ। पहला उत्थान में पाट क्षेत्र लोहरदगा से दक्षिण पलामू, देखिए अगर आप मैप देखिएगा ना तो पलामू के दक्षिण भाग से आपके लोहरदगा से पलामू के दक्षिणी भाग तक आपका पाट क्षेत्र आता है। ठीक, तो लोहरदगा से दक्षिणी पलामू तक रांची हजारीबाग पठार से 100 फीट ऊपर उठ गया। पहले हजारीबाग पठार, रांची पठार और जिसे आप अभी पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सबकी ऊंचाई सेम थी, लेकिन जब पहला उत्थान हुआ, प्लेटों के टकराव के कारण जब पहला उत्थान हुआ तो वही पाट क्षेत्र हजारीबाग और रांची पठार की तुलना में 1000 फीट ऊपर चला गया। ठीक है, 1000 फीट ऊपर चला गया। अब दूसरा उत्थान में क्या हुआ कि हजारीबाग और रांची पठार 1000 फीट ऊपर चला गया और पाट क्षेत्र 2000 फीट ऊपर चला गया, मतलब 1000 फीट अभी आगे चल रहा है पाट क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले हजारीबाग पठार, रांची पठार एक ही हुआ करते थे, लेकिन जब यहाँ उत्थान हुआ तो नदियाँ पुनः जीवित हो गई। उसी में से एक और नदी आती है दामोदर नदी, वो भी पुनः जीवित हो गई और वो भी प्रवाहित होने लगी, और उसी के प्रवाहित होने के कारण हजारीबाग पठार और रांची पठार अलग हुआ। जब ये बीच से प्रवाहित हो गई तो हजारीबाग पठार अलग हुआ और रांची पठार अलग हुआ। देखिए तीसरा उत्थान में क्या हुआ, तीसरा उत्थान में हजारीबाग पठार और रांची पठार 1000 फीट से 2000 फीट तक गई, लेकिन पाट क्षेत्र 3000 से 3600 फीट तक गया। यही है कैसे यहाँ की जो स्थल है उनकी भिन्नता है, ऊंचाई में भिन्नता है। चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है, या कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में रह जाता है, या आप कोई बुक पढ़ते हो और उसमें कोई भी वर्ड समझने में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।